Hello everyone and welcome to your own channel of economics, that is Economics on the Move. So moving on to the 22nd episode of our series in which in the last meeting we were having a discussion on the supply. पिछली वीडियो में हमने सप्लाई को स्टार्ट किया, सप्लाई की डेफिनेशन को देखा, सप्लाई और स्टॉक के बीच के डिफरेंस को देखा। आज सप्लाई को लेके हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज क्या हमको डिस्कस करना है। तो आज जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है उसको हम सप्लाई फंक्शन के नाम से जानते हैं, सप्लाई फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का एक्चुअली मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स, यानी कॉजेस, फैक्टर्स, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कॉजेस हैं, वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सप्लाई फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन। सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट व्हिच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। यानी सप्लाई फंक्शन क्या है, एक तरीके का स्टेटमेंट है जो ये बताने की कोशिश करता है कि क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। यानी हम क्वांटिटी सप्लाई अगर ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या फिर क्वांटिटी सप्लाई को अगर कौन सी चीज है जो अफेक्ट कर रही है। यानी नॉर्मली हम ये जानते हैं कि प्राइस ही होती है, लेकिन देयर आर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हिच अफेक्ट्स द सप्लाई। यानी यहां पे मैंने लिखा है कि डिटर्मिनेंट्स मींस causes which affects the supply, यानी डिटर्मिनेंट कॉजेज होते हैं जो कि हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, यानी हमारे सप्लायर पे प्रेशर डालते हैं कि वो अपनी सप्लाई को घटा दे या फिर सप्लाई को बढ़ा दे। ओके, सप्लाई फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है या फिर सप्लाई फंक्शन जिसको कहते हैं। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है, वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है, और अगर प्राइस नीचे चली जाए जिसकी वजह से उसका लॉस होना शुरू हो जाए तो वो सप्लाई ज्यादा नहीं करता है मार्केट में। सेकंड, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। अब गोल ऑफ द प्रोड्यूसर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कई तरीके के फर्म होते हैं जो अलग अलग प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स में डील करते हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए पहली अगर हम बात करें तो कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। यानी अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है सामान को बेचने में तो वो बहुत ज्यादा बेचेंगे, बहुत ज्यादा बेचेंगे। लेट सपोज कि एक मार्कर है जो 6 रुपए का बनता है, उसकी 3 कंडीशन है, एक कंडीशन में 6 मिल रहा है, एक में 7 मिल रहा है, एक में 8 मिल रहा है। तो हमारा प्रोड्यूसर जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा सामान को बेचेगा। यानी 6 रुपए का सामान 8 रुपए का अगर बिक रहा है तो वो बहुत मिलेगा क्योंकि इस सिचुएशन में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे हाई हो रहा है। देन कम्स द सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ मतलब इस बात से होता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटी मार्केट में बेची जाए, बेची जाए, बेची जाए। यानी हमारा कंज्यूमर अगर मार्केट में जाए तो फर्म का मकसद ये होता है कि इतना ज्यादा सामान को होल्ड कर दो, डंप कर दो मार्केट में कि एक कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट ही नजर ना आए। यहां पे कहीं ना कहीं सप्लायर का मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। यहां पे सप्लायर का मकसद ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉमन कर दो, बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दो, बहुत ही ज्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट कर दो कि लोगों को उसके अलावा कोई प्रोडक्ट दिखाई ना दे। प्रोडक्ट हर कंज्यूमर जो हो वो चाह के या ना चाह के, विलिंगली और अनविलिंगली सिर्फ उसी प्रोडक्ट की बात करें। थर्ड, रिस्क मैक्सिमाइजेशन। अब रिस्क मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे फर्म ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी उनको अगर ये लगता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा दें और हमारी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड आगे होगी तभी वो इस रिस्क को लेने के लिए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको जरा सा डाउट लगता है कि ये पूरा लॉट खराब हो जाएगा या फिर इसकी डिमांड नहीं होगी या फिर इस पर्टिकुलर लॉट पे हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होगा तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देन कम्स द इनपुट प्राइसेस। अब इनपुट प्राइसेस यहाँ पे जो है वो एक्चुअली रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। यानी वो कमोडिटी, वो सामान जिससे हम किसी कमोडिटी को बनाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल की हम बात करते हैं तो उसकी मदद से अगर हम किसी सामान को बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 6 रुपए का लेट सपोज ये मार्कर बन रहा है, लेट सपोज कि 6 रुपए का ये मार्कर बन रहा है और मैं इसको मार्केट में जो बेचता हूं वो 10 रुपए का बेचता हूं। मान लीजिए मेरी इनपुट प्राइस फॉल होके 5 हो जाए, फिर से मैं 10 में बेचूंगा। मान लीजिए इनपुट प्राइस बढ़ के 7 हो जाए तो फिर से मैं 10 में बेचूंगा।
यहां पे मुझे सबसे कम प्रॉफिट होगा 3 रुपए का। यहां पे अभी तक मुझे प्रॉफिट हो रहा था 4 रुपए का, लेकिन यहां पे इनपुट प्राइस जैसे ही फॉल किए मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंक्रीज हो गया। यानी रॉ मटेरियल या फिर जिस चीजों से हम किसी भी कमोडिटी को बनाते हैं, अगर उसका प्राइस नीचे आ जाए तो उस सिचुएशन में हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। देन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली यहां पे टेक्नोलॉजी की ये बात कर रहा है, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम किसी कमोडिटी को बनाते हैं, अगर वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, हम बहुत कम वक्त में बहुत सारा सामान बना लेते हैं और कम दाम में बना लेते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी सप्लाई को बहुत बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई सामान बनाता था, मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, 6 रुपए का पड़ता था और मैं 10 रुपए का बेचता था, तो मुझे 4 ही रुपए का प्रॉफिट होता था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो कि एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से मैं अपने सामान को बनाना शुरू किया, तो अब वो 6 रुपए का नहीं बन रहा है, कितने का बन रहा है? 5 रुपए का बन रहा है। मैं कितने का बेच रहा हूं? 10 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5 हो गया, यानी प्रीवियस केस के मुकाबले मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है। तो जब जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तब तब हमारा सप्लायर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। देन पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। अब देखिए, आपको पता है कि जब हम कोई कमोडिटी बनाते हैं तो उस पे सरकार हमसे कुछ टैक्स मांगती है और एट द सेम टाइम कभी कभी सरकार हमें छूट भी देती है, सब्सिडी जिसको कहते हैं, या फिर हम रिलैक्सेशन कह सकते हैं। हो सकता है हम जो सामान बना रहे हो वो सामान बहुत ही प्राइमरी गुड हो, या फिर एक ऐसा सामान हो जो कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहा हो, तो ऐसे गुड्स पे सरकार हमें सब्सिडी देती है। तो अगर सरकार टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर देगी हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी पे, तो पता ये चलेगा कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, यानी सामान 6 रुपए की जहां कितना पहुंच जाएगा? 7 रुपए का पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सरकार टैक्स हटा ले तो 6 रुपए का कितना हो जाएगा? 5 रुपए का हो जाएगा। यानी अगर टैक्सेशन की वजह से हमारी प्राइस इंक्रीज हो जा रही है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और टैक्सेशन की वजह से प्राइस कम हो जा रही है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटी की जो बात करते हैं, तो देखिए रिलेटेड कमोडिटी मतलब वो कमोडिटी जो आपस में किसी तरीके का रिलेशन रखती हैं। जैसे टी और कॉफी की हम बात किया करते हैं, तो यहां पे देखिए कहना क्या चाह रहा है। लेट सपोज कि ये टी है और यहां पे ये कॉफी है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स इज द सप्लायर ऑफ टी एंड मिस्टर वाई इज द सप्लायर ऑफ टी, और टी और कॉफी दोनों की जो कॉस्ट है जिसपे उसको बनाया जाता है वो 3 रुपीज है। मिस्टर एक्स इसको बेचते हैं 5 रुपए का, मिस्टर वाई भी इसको बेचते हैं 5 रुपए का। लेट सपोज बिकॉज ऑफ एनी रीजन ऐसा हो जाए कि मिस्टर वाई 3 ही रुपए की कॉफी को अब 5 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं। 3 रुपए की कॉफी को पहले वो कितने में बेच रहे थे? 5 रुपए में बेच रहे थे, आप कितने में बेच रहे हैं? 10 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब कि इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है। तो यहां पे हमारा जो सप्लायर है मिस्टर एक्स, अब वो ये देखेगा कि यार मैं टी को जब सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है 2 ही रुपए का, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर या फिर वो बंदा जो कि मेरे ही जैसा कुछ सामान बेच रहा है, मेरे ही जैसा एक सब्स्टिट्यूट गुड बेच रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 रुपए का। तो मिस्टर एक्स जो हमारा सप्लायर है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि किधर स्विच कर जाएगा? कॉफी की तरफ स्विच कर जाएगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। देखिए, अगर हमारे सप्लायर को ये लग जाए कि जो सामान मैं आज 10 रुपए में बेच रहा हूं वो कल को 15 रुपए या 20 रुपए होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि अपने सामान को रोक देगा। रोक देने का मतलब है कि अगर एक महीने में 10,000 सप्लाई कर रहा था तो अब वो 5,000 या 4,000 सप्लाई करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होल्डिंग ऑफ गुड, यानी गुड्स को रोक लेना, होल्ड कर लेना, ज्यादा सप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? ताकि कल को जब प्राइस बढ़ जाए तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़े, और जब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा और मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। लास्ट पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स। देखिए, बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से डायरेक्टली नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड होती हैं। यानी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर्स पे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं। लेकिन अगर नेचुरल फैक्टर्स बिगड़ जाएं, जैसे अगर फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट, इस टाइप के फेमाइन या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, तो हमारी सप्लाई पे बहुत भयंकर इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे सपोर्टिंग नेचुरल फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल एक मॉडरेट रहे
तो यहाँ पे हमारी सप्लाई बेहतरीन हो जाएगी, यानी हमारी रेनफॉल अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतरीन निकल के आएगी, तो कल को हमारा प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज होगा, हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज को मार्केट में सप्लाई कर सकेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सप्लाई फंक्शन, यानी ये कुछ फैक्टर्स थे इन द फॉर्म ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, गोल ऑफ प्रोड्यूसर, इनपुट प्राइस, टेक्निक, पॉलिसी, प्राइस, एक्सपेक्टेशन एंड नेचुरल फैक्टर्स which was related with the supply. So guys, that was something which we discussed in the 22nd episode about supply. So friends, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको क्विक और कंसिस्टेंट रिमाइंडर मिलते रहे। So guys, stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.